नमस्कार, खबर भारत 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। नवरात्रि के 9वें दिन यानी आज 9वां दिन है और आज सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि पूजन के 9वें और अंतिम दिन इनकी उपासना की जा रही है। माँ का ये रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ महिमा, गरिमा, लघिमा और प्राप्ति, प्राकाम में ईशित्व और वशित्व के 8 सिद्धियां हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं शक्तियों की, यानी स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, जो इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे ही हम नारी शक्ति की बात करने आएंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आज कौन सी प्रभुवाणी गूंजने वाली है इस कार्यक्रम में, बताएंगे। सबसे पहले इस भूमिका जमा ली जाए। बात करते हैं नारी शक्ति के संदर्भ में इन पंक्तियों की कि जैसे ही वरमाला का कार्यक्रम पूरा हुआ तो दूल्हे ने दुल्हन के कदमों में अपना सिर झुका दिया। ये देख सभी हंसने लगे। दूल्हे ने जवाब दिया, और वो जवाब क्या दिया, मैं चाहे हमारे सारे दर्शक इसको सुने। मेरे वंश को यही आगे बढ़ाएगी, मेरे घर की लक्ष्मी कहलाएगी, मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी और उनकी सेवा करेगी, मुझे पिता जैसी खुशी देगी, प्रसव के समय मौत को मेरे बच्चे के लिए मौत को छू कर आएगी और इसी से मेरे घर की नींव भी है। इसके व्यवहार से ही समाज में मेरी पहचान बनेगी। अपने माता पिता को छोड़कर ये मेरे लिए मेरे पीछे आई है। अपनों से नाता तोड़कर उसने मुझसे नाता जोड़ा है। तो क्या हम थोड़ा सा सम्मान भी नहीं दे सकते? क्या इन महिलाओं के कदमों में सर झुकाना हास्य है? तो मुझे जमाने की परवाह नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसी ही पंक्तियों को गढ़ते हैं हमारे इस 9 दिन में पधारे सारे प्रभु यानी कि पुरुष सदस्य, जो बात करते हैं अपने परिवार की इस सृष्टि के बारे में। तो आज हमारे साथ खबर भारत 360 के स्टूडियो में नारी शक्ति पर बात करने के लिए मौजूद हैं आईपीएस अतुल सिंह साहब। इनके बारे में बताना चाहेंगे। 1995 में ये टीएसपी रहे, 2009 में आईपीएस रहे, कटनी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सागर में एसपी रहे और वर्तमान में अगर हम बता दें कि आईपीएस अतुल जी की अगर हम बात करें, कमांडेंट 7 बटालियन भोपाल में ये पदस्थ हैं। अलावा भी कुछ रोचक बातें जैसे कि पेट लवर हैं और टेनिस प्लेयर भी, एमएससी फिजिक्स में की है। सारी बातें मैं बता दूंगी तो फिर हम उनसे चर्चा कब करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं, देर नहीं करते, हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत 360 के स्टूडियो में आईपीएस अतुल साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। दर्शकों को बता देते हैं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि आपकी धर्मपत्नी का नाम यानी आपकी शक्ति का नाम है दीप्ति सिंह, जो कि होम मेकर तो है ही लेकिन डिजाइनर भी है। तो सबसे पहले मैं जान लेती हूँ कि डिजाइनर मतलब किस तरह की डिजाइनर है? वो घर को आती हैं या फिर फैशन डिजाइनर है? व्हाट काइंड ऑफ डिजाइनर शी इज? क्रांति जी, दीप्ति जो है बेसिकली एक सोल है और मोस्टली उन्होंने प्रोफेशनल इस क्रिएशन को जो अपने रिफ्लेक्ट किया है वो होम फर्निशिंग है। मतलब जितने भी आपके बेड कवर्स, कर्टन्स और इस तरह से होम डेकोरेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, हाँ, वो उसको करती हैं, मार्केट से लाती हैं, मतलब एक लिमिटेड क्लाइंटेल में उसको जो है सेल आउट करती हैं। बिल्कुल। कितना समय हो गया होगा विवाह को? मेरा विवाह मतलब 1994 में हुआ है। तो एक लंबा समय आपने बिताया है। कई इससे पहले आप कहीं मीडिया से जब रूबरू हुए तो कभी आप अपनी स्त्री शक्ति के बारे में बात की? जी, काफी बात की, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी माता और मेरी वाइफ बहुत महत्वपूर्ण रोल हर जगह जो है कहीं ना कहीं एलोबरेट करता। माँ का जिक्र हो ही गया तो बिल्कुल हर पुरुष की जिंदगी में जो सबसे पहली शक्ति जो सामने आती है वो माँ के रूप में ही आती है। माता जी भी होम मेकर रही हैं? माता जी मेरी साहित्यकार रही हैं। तो यानी कि जो हमने सुना हुआ है कि आपको गद्य लिखने का शौक है, तो क्या वो वहीं से पूरी आई है? जी श्योर। क्या कहेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए ना। आपने जैसे ही साहित्य शब्द जोड़ा तो एक उत्सुकता है कि कितना उन्होंने लिखा हुआ है और उन्हें कहाँ पढ़ा जा सकता है, किन किताबों में उनको ढूंढ लूं मैं? एक्चुअली नाना ब्रह्मदेव सिंह जी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो साहित्यकार थे। उनके लिखे हुए 3 या 4 नॉवेल्स मतलब हमारे परिवार में हैं। मेरी मदर को कि उनके पिताजी से जो भी विरासत में इस प्रकार की साहित्य की रुचि और साहित्य का ज्ञान मिला, उसको उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में हमारे बीच में शेयर किया है और लिखती रही हैं। मतलब एक किसी किताब के रूप में हमने पब्लिश नहीं किया है, लेकिन वो हमेशा अभी भी मतलब जैसे फेसबुक में हमारे परिवार के बीच में वो उनकी राइटिंग, उनकी सिंगिंग दोनों काफी मतलब एक्टिव है। जी।
पिताजी मेरे मतलब जिसको कहते हैं मेरे अंदर नियमों का सम्मान और एक नियमों के हिसाब से समाज में काम करने की जो मेरा एक स्टाइल रही है वो मेरे पिताजी से जो मिली है। पिताजी बहुत सीधे सरल लेकिन स्पष्ट रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डीएनए उनकी तरफ से मुझे मिला है। आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। मतलब अतुल सिंह में अगर ये नाम नया नहीं है लोगों के बीच में, खास तौर से अगर ऑपरेशन मुस्कान की बात की जाए तो जब भी उस ऑपरेशन की बात की जाएगी, जब भी उस अभियान की बात की जाएगी, आपका जिक्र जरूर होता है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले, चूंकि वो भी इस स्त्री शक्ति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके बारे में जरूर जानकारी दर्शकों को। देखिए, ये जो जनवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुलिस की प्राथमिकता निर्धारित की थी और पुलिस के जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु डिसाइड किया था, उसमें था कि नाबालिग बच्चियां या ऐसी बच्चियां जो घर से चली गई हैं, चाहे वो वयस्क की क्यों ना हो, उनकी रिकवरी करना, और उसका ऑपरेशन मुस्कान नाम दिया गया था। सागर जिला, मैं उस समय सागर एसपी के पद पर था, और सागर की भौगोलिक परिस्थितियां उसमें मतलब गरीबी एक ट्रेडिशनली वहाँ मतलब काफी लंबे समय से वहाँ गरीबी है, और उसके कारण से जो कम उम्र की बच्चियां हैं रोजगार के लालच में या किसी अन्य प्रकार के प्रलोभन में बाहर जाती हैं और उसके बाद वापस नहीं आती हैं। तो हमने उसको एक सही स्पिरिट के साथ में अपने से बात की और दिल खोल के बात की। तो समाज में आप जो भी काम करते हो उसका क्रेडिट समाज आपको देता, लेकिन ये जो बच्चियां हैं जो आज पता नहीं किस हाल में कहाँ बाहर गुम हैं, इन बच्चियों के लिए देखिए आपके पास कहने वाले उनके माता पिता भी की रिपोर्ट के बाद आज तक आपके पास नहीं है। ये बच्चियां किस हाल में है, इनके ट्रू गार्जियन हम है। अगर इसके लिए हम कुछ कर पाए तो इस सेवा में रहते हुए हम जो भी कई बार अन्याय हो जाता है, कई बार हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसकी शायद भरपाई हो पाएगी। और मुझे बहुत इस बारे में मतलब मैं अपने विभाग का कृतज्ञ हूं कि मेरे सिपाही से लेके मेरे पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इसको दिल से लिया और हम मध्य प्रदेश के टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में रहे जहाँ पे हमने 450 से ज्यादा बच्चियां 1.5 महीने में रिकवर की। इसमें से 70-75 बच्चियां तो ऐसी थी जो पंजाब और मतलब इंडिया के बॉर्डर के जगहों से लाई गई, 7-7 साल 10-10 साल बाद लाई गई। तो वो एक अनुभव मेरे जीवन का मतलब वास्तव मुझे लगा कि मतलब समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। अगर हम बात करें आप जैसे सदस्यों की, अगर हम बात करें कि आपके रहते हुए अगर बच्चियां सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो शायद इसमें आपकी उपलब्धि है, आपके विभाग की उपलब्धि है। लेकिन जिस तरह से सिनेरियो है, जिस तरह से इस वक्त माहौल को देख पा रहे हैं, हाल ही के अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें, तो मन में ये सवाल फिर उठने लगा है अभिभावकों के मन में कि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होगी सुरक्षा। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी माता पिताओं को, कैसे आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि तनाव न लें? अभी अतुल जी हैं, अतुल जी जैसे और अधिकारी हैं। बच्चियों और नारी शक्ति की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में हमारे पुलिस विभाग की संवेदनशीलता की जहाँ तक मैं बात करूँ, उसमें मैंने अपने पूरे करियर में जिस चीज़ में पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा चेंज देखा है वो है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और पुलिस मुख्यालय की मतलब जो महिला सुरक्षा शाखा है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट जिसको कहना चाहिए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम करने वाली शाखा है। और अभी पिछले 3 जो जीपीस के साथ में मैंने काम किया है उसमें सब में मैंने देखा है तो ये उनकी सबसे टॉप रही है। और पुलिस अधिकारियों की संवेदनशीलता न सिर्फ अपने महिला स्टाफ के साथ बल्कि समाज में भी महिलाओं के प्रति इसमें लगातार ट्रेनिंग, लगातार इसको प्रायोरिटी जाने हमारा बहुत फर्क आया है। निश्चित तौर पे इस एक्टिविटी के बढ़ने से समाज में बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ने से ये हुआ है कि जो इस प्रकार की एट्रोसिटीज जो हमारी महिला सदस्यों के साथ में समाज में होते रहे हैं, पहले वो लाज और बच्ची की फ्यूचर को देखते हुए उसको कहीं कवर अप कर दिया जाता था, अब वो चीज़ें नहीं है। पेरेंट्स, गार्जियंस जो है सामने आ रहे हैं। इवन कम उम्र की बच्चियां भी अपने मॉडेस्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए जरा सी बातों की तत्काल रिपोर्टिंग होती है। एक तो पार्ट ये, और दूसरा पार्ट ये है कि अभी हमको अपने समाज में जो हमारा एक सामाजिक व्यवहार है उसके संबंध में एक प्रॉपर एजुकेशन की नितांत आवश्यकता है। मतलब ये कोई अपराधी, देखिए ऐसा है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कोई हैबिचुअल ऑफेंडर बहुत कम परसेंटेज में, ज़्यादातर हमारे ही घरों के बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन इस प्रकार की नहीं है, जिनके कल्चरल बेसिकली उनको इस प्रकार के संस्कार में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इसके बारे में एक ये बहुत बड़ा एरिया है और ये सिर्फ पुलिस विभाग अकेले कवर नहीं कर सकता है, कल्चर विभाग, शिक्षा विभाग
हमारे समाज का ये दायित्व है कि हमको अपने सबसे पहली बात, जैसे आज हम बच्चियों को जिस प्रकार से अवेयर कर रहे हैं बैड टच गुड टच, वैसे ही हमको अपने बच्चों को अवेयर करना है कि आपका कौन सा ऐसा में बिहेवियर या रिएक्शन है जो कि किसी बच्चे की मॉडर्निटी को वायलेट करता है। तो इसके संबंध में उतने ही स्तर को अभियान चलाने की आवश्यकता है, तब हम अपने समाज में इस प्रकार का परिवर्तन देख पाएंगे कि जहां हमारी बच्चियां उतनी ही सुरक्षित रहें जितने हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल। आप परिवार उस बात को बहुत मुझे ऐसा लगता है कि चरितार्थ करते हैं कि हम दो हमारे दो, आपके परिवार में आपके 2 बेटे हैं, मैं सही हूँ? जी सही। क्या तो ये आप मानते हैं इस बात को कि बेटियों की सुरक्षा में बेटों को सही संस्कार दिया जाना बेहद जरूरी है? बेहद जरूरी है, बिना इसके आप इस सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जो बात अब कहते चले आए थे, मैं शायद पहली बार इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात कह रही हूँ कि ये कहा जाता है कि खुशकिस्मत और भाग्यशाली लोगों के घर में बेटियां होती हैं। जिस तरह का माहौल चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत वाले होंगे जिनके यहाँ बेटे होंगे और वो अपने बेटों को ऐसा तैयार करेंगे कि उनके सानिध्य में जो भी महिला आएगी, जो भी बच्ची, चाहे वो दोस्त के रूप में आए, बीबी के रूप में आए, माँ के रूप में रहे उसके साथ हमेशा, या फिर जिस भी रूप में उसके साथ जुड़ती चली जाए, वो सुरक्षित महसूस करे। क्या ये सही नहीं होगा? बिल्कुल सही है। मतलब हम ऐसे समाज की कल्पना अगर कर पाए कि जिसमें एक बच्चे के रहने से भी आसपास की पूरे समूह की बच्चियां सुरक्षित महसूस करें, तो फिर हमें वास्तव में न तो किसी शासन के तंत्र की ओर देखने की आवश्यकता होगी और न ही मतलब हम इस बारे में सोच पाएंगे। मैं देखता हूँ कि जो बच्चियों के अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो जैसे ही बच्ची घर की दहलीज से बाहर जाती है तो वो एक तनाव में रहते हैं जब तक वो बच्ची वापस नहीं आ जाती। लेकिन क्या ऐसा तनाव वो पेरेंट्स महसूस कर पाते हैं क्या जिनके सिर्फ बच्चे हैं? क्या उनको कभी ये लगता है कि उनका बच्चा बाहर जाकर कुछ ऐसा तो नहीं करेगा कि जिससे कि किसी दूसरे परिवार की बच्ची के लिए किसी भी प्रकार की आशंका उत्पन्न हो? जिस दिन हम ये इन दोनों के बीच का भेदभाव खत्म कर पाएंगे, उस दिन हम वास्तव में एक फ्री सोसाइटी और सुरक्षित सोसाइटी को देख पाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे रख लेती हूँ। बेटों को आप स्त्री शक्ति के क्या मायने सिखाते हैं? मतलब अगर वो अच्छे से एजुकेशन पा रहे हैं तो अच्छे से संस्कार भी उनको समानांतर मिलते चले जाएं, तो आपकी नजर में स्त्री शक्ति के क्या मायने हैं जो उनको जानना बेहद जरूरी है? देखिए, परंपरागत रूप से शक्ति शब्द जब अपन हिंदी में देखें तो शक्ति एक नारीवाचक शब्द है। हाँ। और वहीं उसका जो इंग्लिश पावर, वो मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं पुरुषवाचक है। हाँ। जब हम शक्ति की बात करते हैं, हम लोग जिस परंपरा बड़े हुए हैं, हाँ, उसमें हमने शक्ति से 2 चीजें जानी है। शक्ति मतलब क्रिएशन और शक्ति मतलब रक्षा। करेक्ट। और बिना स्त्री शक्ति के मतलब एक माँ को देखिए, माँ इसका स्पष्ट मतलब डिफाइन करती है। एक माँ अपने बच्चों की रक्षा भी करती है और एक माँ अपने आप में उस बच्चों के लिए क्रिएटिव है। बच्चे में जो कुछ आता है, आज मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ में जो 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में मेरी जो भी पर्सनालिटी है वो सब कुछ मेरी माँ का दिया हुआ। मतलब वो अगर मेरी माँ ने मुझे वैसे डेवलप नहीं किया होता तो मैं आज इस लेवल नहीं होता। और प्रोफेशनल लाइफ में मैं जो कुछ हूँ, बहुत ज्यादा योगदान मेरी वाइफ का है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं कि मेरी थोड़ा सा नियम कानूनों को पढ़ने और उनके हिसाब से बिहेव करने की, हाँ, के उस प्रोसेस में कई बार मैं अपने सबऑर्डिनेट प्रति थोड़ा सा मतलब रूल ऑफ लॉ के चलते थोड़ा सा हार्श हो जाता हूँ। सिर्फ मेरी वाइफ है जो मुझे मतलब बराबर इस चीज पे बैलेंस पे लाती रहती, मतलब वापस मुझे खींचती रहती है कि आपकी जो ये रूल वाली बात है, इससे ह्यूमैनिटी कहीं नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। तो लगता है शक्ति को इतने अच्छे से महिलाएं या हमारी नारियां समझती हैं और उसका जो एक क्रिएटिव रूप समाज में देखती और उसको चरितार्थ करना चाहती है। पुरुष हम उस शक्ति को कहीं ना कहीं उसका किसी विध्वंस में या हिंसा में ले जाने में भी कई बार विश्वास रखते हैं। इसलिए जो शक्ति है उसको अगर हम नारी को एक शक्ति के रूप में अपने परिवार में प्रोजेक्ट करें, अपने मोहल्ले में करें, और तो निश्चित तौर पे इससे हमारे समाज में जो एक डिस्पेरिटी है कि मतलब नारी अबला है, ये वाला जो एक वर्जन है, इसको हम खत्म कर पाएंगे। मतलब शक्ति के मायने में ये समझ पाई कि सृजनात्मकता तो ही, रचनात्मकता भी है इस शब्द के अंदर, और दोनों को ही निभाना बेहद जरूरी है, समझना भी बेहद जरूरी। समझेंगे तभी शायद जी पाएंगे उस शब्द को। हमने दीप्ति मैम का भी जिक्र कर लिया, तो पूछ ही लेते हैं, सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको दीप्ति जी की? देखिए, ऐसा है कि हम पुरुषों में एक जनरल एक पुरुषों की एक बात होती है कि जब भी वो स्ट्रेस में आते हैं, जब भी डिप्रेशन में आते हैं, तो वो या तो एस्केप करते हैं, निगेटिव होते हैं।
ये चीज मैं दीप्ति ही नहीं, मतलब हमारे समाज की सभी महिलाओं में देखता हूँ कि सामान्य तौर पर एक सामान्य सी अबला सी भी दिखने वाली नारी विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में बहुत धैर्य, सहनशील और अड़े रहने का परिचय देती है। अगर हमारे परिवार में, हमारे समाज में महिलाएं ना हो तो निश्चित तौर पे आपदा और विकट परिस्थितियों में पुरुष या तो मतलब एक दूसरे का नाश करेंगे या फिर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के चले जाएंगे। तो जो परिवार की धुरी है, मैं इस चीज को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ समाज एक्सेप्ट करे। आज मेरे परिवार में दीप्ति जो है धुरी है, मतलब मेरे और मेरे बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन कई बार दीप्ति के माध्यम से होता है। सेम यही रोल मैं देख रहा हूँ मेरे परिवार में मेरी मदर प्ले कर रही है। आज एक बड़े परिवार में हम 4 भाई बहनों के बीच में और बाकी कजिन्स के बीच में मदर एक धुरी है। उनके रहने से हमारा परिवार एकजुट है, उनके रहने से हमारे संस्कार इंटैक्ट हैं। और ये सिर्फ मेरे घर में नहीं है, ये लगभग हम जिस तरफ ही नजर डालें महिलाएं अपने परिवार में धुरी का काम कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धुरी का काम उनको समाज में क्यों नहीं किया जा रहा? ये धुरी सिर्फ परिवार तक क्यों सीमित है? जिस दिन ये उनको समाज में ये धुरी का स्थान मिलेगा, चाहे वो राजनीति के माध्यम से मिले, चाहे सेवा के माध्यम से मिले, तो जो हमारी जितनी भी सामाजिक प्रवृत्तियां हैं जिसमें हम बेसिकली अनेकता की बात करते हैं, जिसमें दूसरे से दूर होने की बात करते हैं, आप देखोगे महिलाओं के ग्रुप में अपेक्षाकृत जो है ऊंच नीच या किसी प्रकार के फैक्टर्स बहुत कम होते हैं बनिस्बत की पुरुषों के ग्रुप के। तो महिलाएं बेसिकली जोड़ने का काम करती हैं। तो नारी शक्ति को अगर हम समाज में धुरी का स्थान दें तो हमारा समाज बहुत ज्यादा अखंड बनेगा, हमारा समाज की एक बहुत ज्यादा बेमिसाल रहेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने ना जो रूप अभी बताया, जो डिस्क्राइब किया, वो दुर्गा वाला रूप था कि बहुत ही ठहराव के साथ हर समस्या का हल निकाल देती है, बहुत शक्ति होती है। लेकिन जब विद्रोह की बात आती है, जब वही धुरी महिलाएं समझ जाती है कि हमें घर से बाहर निकल भी अपना काम करना ही होगा या अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपनी जो क्षमताएं हैं उन्हें बताना पड़ेगा, तो वहीं वो दुर्गा के साथ काली भी बनती है। जब काली बनती है तो क्यों उसको विद्रोही या विरोधी बोलना जाने लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़े से बदलाव की जरूरत अभी है कि वो जिस रूप में भी जगह मिले, चाहे परिवार में दुर्गा और काली बने या बाहर निकलकर दुर्गा और काली का रूप लेती है, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल इस बात से सहमत है। और अब बदलते परिवेश में हमको मतलब इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम शिव का तांडव, शिव का वेश को एक देवता स्वरूप एक्ट के रूप में लेते हैं, तो हमको काली का जो नरसंहार है, उसके गले में जो दुष्टों की जो माला है, उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमको काली से एक सुरक्षा की आवश्यकता है और हमको उस रूप में नारी को जब हम स्वीकार करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर मतलब हमारे समाज की बहुत सारी कुरीतियों का अंत होगा। आप पेट लवर भी हैं, थोड़ा सा इस पक्ष में भी बात करना चाहूंगी। दोनों खूबियों की अगर मैं बात करना चाहूँ, ऐसा बोला जाता है कि अगर 36 गुण मिलते हैं तो मानकर चलिए कि वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत सुखद होता है। 36 का आंकड़ा, 36 गुण का मिलना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं 36 का आंकड़ा नेगेटिव वे में जाता है। कभी झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में? देखिए वो तो स्वाभाविक है, दो मनुष्य के बीच में कहीं ना कहीं के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। हमारे बीच के झगड़े ऐसे नहीं होते कि परिवार में किसी को पता चले और वो स्थायी रहें, तो जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी, एक शब्द मैंने अभी बीच में इस्तेमाल किया था, पेट लवर। तो घर में जितना आप अहमियत देते हैं, ये मुझे लगता है समाज में भी संदेश पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि जहां हम इस तरह की घटनाएं देखें, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था और जिसके बिहाफ आपसे वो सवाल का जवाब भी ले लिया मैंने, वह हमने ऐसी घटनाएं भी देखी जो पशुओं पर अत्याचार करती हुई, मतलब मनुष्यता भूल जाते हैं, पशुता पर आ जाते हैं, क्रूरता पर आ जाते हैं, जब पशुओं का शायद वो गुण कम रहा होगा। ये नेचर और पेट, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो अपना उन्नयन या अपना विकास, अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उनको जो एक जीवन दिया गया है, एक लाइफ साइकिल दी गई है, वो जीवन जीने के लिए आबद्ध है। ह्यूमंस को बेसिकली ये क्वालिटी दी गई है अपनी लाइफ साइकिल में अपना डेवलपमेंट कर, इसीलिए ह्यूमंस को बेसिकली नेचर का गार्जियन माना गया है। नेचर और एनिमल्स या जितना भी बेसिकली ये किंगडम है, उसका गार्जियन ह्यूमंस है। तो हमको इनकी रक्षा भी करनी है, इनका विकास भी करना है। अगर आप अपने घर में एक भी पेट रखते हैं, उसके माध्यम से आप अपने बच्चों को एक शिक्षा देते हैं कि हमारी समाज में नेचर के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में उससे अच्छी एजुकेशन शायद मेरे विचार से नहीं मिल सकती। जैसे मैंने अपने घर में एक डॉग रखा हुआ है। आज की डेट में ये स्थिति है कि मतलब जो मेरे दोनों बेटे हैं वो चाहे बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग हो, वो स्ट्रीट कैट, इवन गाय है, कोई भी जीव जंतु है,
मन में बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, जहाँ उनके लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल है वो उसको हेल्प करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से अगर अपने बच्चों को संस्कार देते हैं तो जो समाज में जो जानवरों के साथ क्रूरता संबंधी जितनी इविल्स हैं ये ऑटोमेटिक इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। जी, 7वीं बटालियन, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर अब महिलाओं का दखल भी बढ़ गया है। आपकी टीम में कितनी महिला सदस्य होंगी? देखिए, जो भोपाल में जितने भी इवेंट्स होते हैं बेसिकली परेड है, इसी प्रकार के फेयरवेल कार्यक्रम हैं, या जो भी पुलिस मुख्यालय के बिहार पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसमें मतलब यहाँ पे 3 बटालियन है, 7, 23 और 25। हाँ। और उसमें हमारे बीच में जैसे 25 बटालियन है, उसमें हमारी कमांडेंट निवेदिता नायडू है। हम तीनों बटालियन के ऊपर डीआईजी मैडम है, कृष्णावेनी मैडम है जी। और 23 बटालियन के अंदर में मध्य प्रदेश की एसएफ की एकमात्र जो है महिलाओं की कंपनी है। तो एसएफ जैसा मतलब स्पेशल आर्म्ड फोर्स जो कि आंतरिक सुरक्षा की सर्वोच्च एजेंसी है, इसमें भी महिलाओं की अब एक कंपनी हो गई है। और ये माना जाने लगा है कि मतलब सुरक्षा की कल्पना आप बिना महिलाओं को अपने साथ में सहभागिता लिए नहीं कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी में मतलब जब तक महिलाएं नहीं होंगी तब तक जिनको हमको बेसिकली सर्विसेज देना है, उनकी क्या नीड्स है, उसका एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो महिलाओं से जुड़ा वर्ग है, उसको हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मतलब हमारे सेवा के हर स्तर पे अब धीरे धीरे महिला अधिकारियों की उपयोगिता हम सब दिल से स्वीकार करने लगे। क्या होता है कि माँ वाले मतलब जब बेटा होता है एक पुरुष तो माँ वाले गुण ही है, और माँ बहुत सारी शिक्षाएं, जैसा कि आप बता ही रहे बीच बीच में कितनी सारी आपको शिक्षाएं मिली जिनका पालन आप अभी भी कर रहे हैं, चाहे मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं। जब वही पुरुष यानी वही बेटा पति बनता है तो उसको एक अलग तरह का उदाहरण सामने आता है, अलग तरह के अनुभव होने लगते हैं। फिर वही पुरुष जब बेटा, पति और पिता बन जाता है तो एक पिता के रूप में अलग अनुभव होता है। इन तीनों भूमिकाओं की अगर मैं बात करूं, पिता, पति और बेटे से शुरू करते हैं, बेटा, पति और अगर पिता की मैं बात करना चाहूं, तीनों भूमिकाओं में आप अलग अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल। मतलब इसमें जो पिता और बेटा वाला रोल है, हाँ, उसमें तो मैं मतलब लगभग वैसा हूँ कि जैसे मतलब जितना फ्री अपने पेरेंट्स से हूँ उतना ही फ्री अपने बच्चों से। ठीक। और जो पति वाला रोल है तो उसमें शायद मैं सबसे ज्यादा कंजूसी करता हूँ, उसमें जितना दीप्ति से मुझे मिलता है शायद मैं उतना देता नहीं हूँ। उस मामले में थोड़ा मतलब सौभाग्यशाली हूँ, दीप्ति थोड़ा सा मेरे कम सौभाग्यशाली है। ये तो दीप्ति मैम से बात करके ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से क्या ये हर प्रशासनिक अधिकारी के साथ होता है कि वो इतने ही सुलझी प्रवृत्ति के होते हैं, इतने ही सुलझे विचारों के होते हैं? जी, निश्चित तौर पर प्रशासन में आपको जीवन की विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं और समाज का हर वर्ग की से रूबरू हो रहा है और उसके विकटतम रूप और उसके सबसे अच्छे दोनों स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर से के प्रति आपका एक विजन और आपके बहुत बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है आज हम इसका अंतिम एपिसोड शूट कर रहे हैं, ये नारी शक्ति का इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को, और हमने इन सब एपिसोड में शुरुआत की आईपीएस अगम जैन साहब जो कि अब एसपी झाबुआ, और कितना इत्तेफाक है सर कि आज का समापन हमारा जो 9वां दिन है आईपीएस साहब से ही बात कर रहे हैं। तो आईपीएस से शुरू होकर आईपीएस पर ही समापन हो रहा है इस नारी शक्ति के इस कार्यक्रम का। तो उन्होंने भी यही जिक्र किया था, आप कह रहे हैं वो भी लेखक है, इत्तेफाक देखिए आप भी लेखक हैं, उनकी बात भी होम मेकर, ये मैं क्या समझूं इसको, क्या नारी शक्ति के भाग्य खुल गए? देखिए मतलब आप एक चीज, आप इसका एक अलग पहलू अंदर की रिलेशन देख लीजिए। ठीक है। जो व्यक्ति जितना सुलझा होगा, जो व्यक्ति जितना स्पष्ट और सरल होगा, उसके जीवन में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसकी एक ऐसी पार्टनर होगी जिसने उसको इस स्वरूप में लाने में उतनी हेल्प की कि व्यक्ति उतना खुला रह पाए। तो अगर निश्चित तौर पे मेरे जीवन संगिनी के साथ मेरे संबंधों में किसी प्रकार का इंटर रिलेशंस होते या उसने मुझे स्पेस न दिया होता तो मैं शायद इतना आज आपके सामने इस स्वरूप में नहीं होता। तो ये बात कहा जाता है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक किसी का हाथ होता है, भले चाहे वो माँ हो चाहे पत्नी। तो निश्चित तौर पे हमने समाज में इसको चरितार्थ होते देखा। हालांकि बहुत कम समय बचा है, ये सवाल किए बिना मुझे नहीं लगता आज समापन करना पड़ेगा। बेटे के रूप में आपने जो सीखा होगा, पत्नी जब आई मतलब दीप्ति जी जब जीवन में आई तो एक अलग ही तरह का परिवर्तन आपने अपने व्यक्तित्व में देखा होगा। तो आपको लगा कि
विवाह के बाद जिंदगी बदल जाती है, और अगर उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, सोचा जाए, तो वो परिवर्तन के लिए होते हैं। देखिए, जब तक आपका विवाह नहीं होता और आप अपने परिवार में मतलब एक बेटे या भाई या इसके रोल में ही रहते हो, तो मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं, आपके ऊपर किसी की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। लेकिन पत्नी वो ऐसा रोल है, सामाजिक रोल है, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि कोई एक ऐसा सदस्य है जिसकी रक्षा, जिसकी गरिमा, जिसका लाज, जिसका जो कुछ भी समाज में होना है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली डाल में। तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और उसके बाद निश्चित तौर पर जब आपकी संतानें होती हैं तो वो और भी ज्यादा गहन हो जाता है। तो पत्नी का जो रोल होता है वो आपको समाज में एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, परिवार के दायरे से बाहर निकल के समाज के एक सभ्य नागरिक के विकसित होने में आपका उसका बहुत, जो हमारा विवाह वाली संस्था है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जाने से पहले खूबसूरत सा मैसेज, अगर आप स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, ये जो कार्यक्रम इस वक्त देख रहे होंगे, सही परिवार के सदस्य बैठकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मान के चलिए कि आपके आसपास जो कुछ भी जीवन में अच्छा दिख रहा है, खुशी दिख रहा है, जब आप उसकी तह में जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नारी शक्ति दिखेगी। अब आपका पुरुष होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि इस नारी शक्ति की सम्मान करें, इसकी रक्षा करें और इसकी गरिमा को बना के रखें, और इसको ऐसा अवसर दें कि ये आपके बराबर या आपसे ऊपर जाने में उसके टैलेंट के हिसाब से कोई रुकावट ना हो। तो और हमारे समाज में जिन परिस्थितियों में नारियां जीवन अपना जी रही हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो अविस्मरणीय हैं और आपके लिए ओपनर हैं। इसलिए हम सबका योगदान बनता है कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट ऐसा एजुकेशन दें, ऐसा कल्चर दें कि वो अपने आसपास जो भी नारी शक्तियां हैं उनका सम्मान करें, उनकी रक्षा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे साथ जुड़े हुए थे IPS अतुल सिंह साहब। आपको बता दें, कमांडेंट है 7 बटालियन भोपाल में, और जो उन्होंने खूबसूरत मैसेज दिया उसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जाने से पहले मैं कुछ इसी तरह की जुड़ी हुई बातचीत अब करने वाली हूँ। क्योंकि जब पति ऑफिस से लौटा तो थका हारा था, और पत्नी ने पूछा कि भाई कैसे हो तुम, और ये छोटा सा मेरी एक बात है वो सुन लो। तो उसने झुंझलाते हुए कहा, मैं दिन भर से थका हारा आया हूँ और तुम मुझे परेशान करने लगी, तुम घर में करती क्या हो पूरे दिन। तो आपको पता है, एक दिन जब वो ऑफिस से लौटा तो घर बिखरा हुआ था, पत्नी कहीं नजर नहीं आई, घबरा गया, बच्चे यहाँ वहां घूम रहे थे गंदे कपड़े पहने हुए, घर पूरी तरह से अव्यवस्थित था, किचन में खाना नहीं बना था। तो जब पति अंदर पहुंचा बेडरूम की तरफ, तो देखा कि पत्नी पैर फैलाए हुए आराम से लेटी हुई थी। तो उसने कहा कि तुम ऐसे लेटी हो, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ वहां घूम रहे हैं, आके तुम कर क्या रही थी। तो पत्नी ने खूबसूरत सा जवाब दिया कि आज मैंने कुछ नहीं किया। अब पता चला कि पत्नी कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो ध्यान रखिएगा अपनी नारी शक्ति का, क्योंकि वो तो शायद आप सशक्त हैं। तो फिलहाल के लिए इन सभी कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा खबर भारत 360 में। जय माता दी।